हेलो स्टूडेंट, मैं सारिका आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संचयन भाग 2 इस पाठ्य पुस्तक में निहित पाठ 1 हरिहर काका का भाग 3 जिसे लिखा है मिथिलेश्वर जी ने। आज के इस भाग को आगे बढ़ाने से पूर्व एक बार फिर दोहराते हैं कि भाग 2 में हमने किन किन बातों को पढ़ा था। कहानी में हमने देखा कि महंत जमीन के लालच में काका को ठाकुरबाड़ी लेकर चले गए। वहां उन्हें अच्छे से बिठाकर उन्हें धर्म कर्म की बातें बोलकर वह उन्हें अपनी जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम करने के लिए प्रवृत्त कर रहे थे। सबसे पहले तो उन्होंने उनके भाइयों के विरुद्ध काका के कान भड़काए कि वे केवल तुम्हारे जमीन के लालच में ही तुम्हें अपने घर में रखे हुए हैं, इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अपनी जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम कर एक महादान का पुण्य प्राप्त करो, जिससे तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। तुम्हारी यश कीर्ति आसपास के गांव में फैलेगी, यहाँ तक कि तुम्हें सीधे बैकुंठ में स्थान मिलेगा। और तो और तुम अपनी बाकी की सारी जिंदगी ठाकुरबाड़ी में रहकर ईश्वर की सेवा में बिताओ। इस प्रकार की बातें वह हरिहर काका से कर रहे थे। इधर खेती से वापस आए भाई भी चिंता में पड़ गए। उन्हें डर सताने लगा कि काका ने गुस्से में कहीं चले गए तो उनके हाथों से 15 बीघे जमीन निकल जाएगी। इसलिए जब उन्हें पता चला कि काका ठाकुरबाड़ी में हैं, तो दौड़े दौड़े वह उनके पास चले गए और काफी सारे विनती कर मिन्नतें कर हरिहर काका को ठाकुरबाड़ी से घर वापस ले आए। घर आने के बाद काका की अच्छी आवभगत करने लगे, यहाँ तक कि परिवार का प्रत्येक सदस्य उन्हें चाहिए क्या नहीं चाहिए इन सारी बातों का ध्यान रखने लगा। और धीरे धीरे भाइयों ने भी काका को उनके नाम की 15 बीघे जमीन अपने नाम करने के लिए कहना शुरू कर दिया। काका ने इस बारे में कथावाचक के साथ चर्चा की और अंत में ये तय कर लिया कि वे अपने जीते जी अपनी जमीन किसी के नाम नहीं करेंगे, क्योंकि काका ने अपनी इतनी लंबी उम्र में ऐसे गांव में कई उदाहरण देखे थे जिसमें कि उन लोगों ने अपनी जमीन जायदाद अपनी वारिसों के नाम कर दी, ये सोचकर कि वे बुढ़ापे में उनका ध्यान रखेंगे, परंतु उन्हीं वारिसों ने उनको खाने के लिए मोहताज कर दिया था। काका अपनी स्थिति ऐसी नहीं करना चाहते थे। तो ये हमने भाग 2 में देखा। चलिए आगे देखते हैं पाठ में क्या होता है। बीतते समय के अनुसार महंत जी की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। जाल में फंसी चिड़िया पकड़ से बाहर हो गई थी। महंत जी इस बात को सह नहीं पा रहे थे। महंत जी को लग रहा था कि हरिहर धर्म संकट में पड़ गया है, अर्थात किसी दुविधा में पड़ गया है। एक ओर वह चाहता है कि ठाकुर जी को अपनी जमीन दे, किंतु दूसरी ओर भाई के परिवार के माया मोह के बंधन में वह बंध जाता है। ऐसी स्थिति में अपने हाथ से जमीन जाते देखकर महंत के दिल में एक कुटिल विचार आया, एक बुरा ख्याल आया, और वो ख्याल था हरिहर काका का अपहरण करना और जबरदस्ती उनसे उनकी जमीन लिखवा लेना। और उन्होंने सोचा कि बाद में हरिहर को समझा देंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। वैसे महंत थे तो लड़ाकू और दबंग प्रकृति के आदमी। अब उन्होंने जल्द ही अपनी इस योजना को परिणित करने में जी जान जुटा दिए। हालांकि यह सब उन्होंने बहुत ही गोपनीयता से, यानी कि सभी लोगों से छुपकर किया, जिसकी भनक हरिहर काका के भाइयों को तक नहीं पहुंची। और एक दिन आधी रात ठाकुरबाड़ी के कुछ साधु संत और उनके शुभ चिंतक भाला, गंडासा और बंदूकों से लैस होकर हरिहर काका के दालन में पहुंचे और हरिहर काका के भाई को समझते इतने में उन्होंने हमला कर काका को जबरदस्ती अपने साथ पीठ पर लाद कर वह वहां से चंपत हो गए। गांव में इस प्रकार की घटना पहले नहीं हुई थी। सारा गांव जाग गया।
काका के शुभचिंतक उनके मकान के सामने जुटने लगे। कुछ लोग उनके अपने अपने मकानों के छतों पर जमा होकर देखने लगे कि आगे क्या होता है। हरियर काका के भाई भी उन्हें ढूंढने निकल पड़े। उन्हें लगा था कि यह काम महंत के अलावा और किसी का नहीं हो सकता, इसलिए वे गांव के कुछ लोगों को लेकर ठाकुरबाड़ी जा पहुंचे। वहां पर खामोशी और शांति नजर आई। रोज की भांति ठाकुरबाड़ी का मुख्य फाटक बंद था। वातावरण में रात का सन्नाटा और सूनापन था। यह काम महंत का नहीं, किसी डाकू का है, ऐसा एक बार हरियर काका के भाइयों को लगा और वह उनकी खोज में दूसरी दिशा में जाने ही लगे कि इसी समय उन्हें ठाकुरबाड़ी के अंदर से कुछ बातचीत करने की धीमी धीमी आवाजें सुनाई पड़ी और उन्हें यकीन हो गया कि हरियर काका यहीं पर है। अब क्या, वे जोर जोर से ठाकुरबाड़ी का दरवाजा पीटने लगे और इसी समय ठाकुरबाड़ी के छत से बड़े बड़े पत्थर उनके ऊपर गिरने लगे और वहां मौजूद सारे लोग तितर बितर हो गए, यहाँ वहां भाग गए। उन्होंने अपने हथियार संभाले, लेकिन हथियार संभलने से पहले ही ठाकुरबाड़ी के कमरों की खिड़कियों से फायरिंग शुरू हो गई और जिसमें एक नौजवान के पैर को गोली लगी। इसलिए हरियर काका के भाइयों के साथ आए सारे लोग वहां से भाग गए। सिर्फ तीनों भाई बच गए। अपने तीनों के बुद्धि से यह नहीं हो सकता, यह जानकर उन्होंने यह तय कर लिया कि वे पास ही के कस्बे के पुलिस थाने चले जाएंगे और पुलिस को लेकर सुबह तक यहाँ पर लौट आएंगे। इधर महंत ने अपने कुछ साधुओं की सहायता से जबरदस्ती एक कोरे कागज पर काका के अंगूठे का निशान लेना शुरू कर दिया। हरियर काका महंत के इस व्यवहार से काफी परेशान हो गए थे। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें कभी महंत का ये रूप भी देखने को मिलेगा। जिस महंत को उन्होंने आदरणीय और सम्माननीय समझा था, आज वही महंत इस तरह घृणित, दुराचारी और पापी नजर आने लगा था। वह अब महंत की सूरत भी देखना नहीं चाहते थे और ऐसी स्थिति में उन्हें ऐसा लगने लगा था कि महंत से कई गुना अच्छा तो उनका अपना भाइयों का परिवार है और उन्हें अपने भाई ज्यादा पवित्र, नेक और अच्छे लगने लगे थे। हरियर काका ठाकुरबाड़ी से जल्द निकलकर घर पहुंचना चाहते थे, लेकिन कई लोगों ने उन्हें पकड़ा हुआ था, महंत जी, और ऊपर से मारपीट भी रहे थे। महंत जी उसे समझा रहे थे कि हरियर, अभी भले ही तुम्हें बुरा लग रहा हो, परंतु बाद में तुम्हारे समझ में आ जाएगा कि यह सारी जोर जबरदस्ती तुम्हारे भले के लिए की जा रही है। जिस धर्म संकट में तुम पड़े हो, उसमें से निकलने का यही एकमात्र रास्ता है। एक और ठाकुरबाड़ी के भीतर जबरदस्ती अंगूठे का निशान लिया जा रहा था, तो दूसरी ओर हरियर काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले ही पुलिस की जीप के साथ ठाकुरबाड़ी आ पहुंचे। जीप से तीनों भाई, एक दरोगा और पुलिस की 8 जवान उतरे। पुलिस इंचार्ज ने ठाकुरबाड़ी के फाटक पर आवाज लगाई और कहा कि अगर हरियर काका को जल्दी से जल्दी बाहर भेज दो, हमने पूरी ठाकुरबाड़ी को घेर लिया है। लेकिन ठाकुरबाड़ी बहुत बड़ी थी और ये कुछ ही लोग थे, इसलिए उन्हें सुबह तक का इंतजार करना पड़ा। हरियर काका के भाइयों ने सोचा कि जब वे पुलिस के साथ ठाकुरबाड़ी पहुंचेंगे तो ठाकुरबाड़ी के भीतर से हमले होंगे और इस बार पुलिस ठाकुरबाड़ी के लोगों को और महंत को रंगे हाथों पकड़ लेगी। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब पुलिस वहां पहुंची तो वहां पर पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ था। सुबह तक उन्होंने इंतजार किया और बार बार पुलिस साधुओं को आत्मसमर्पण करने के लिए कह रही थी। जैसे ही सुबह सुबह एक वृद्ध साधु ने ठाकुरबाड़ी का दरवाजा खोला तो उसकी उम्र कुछ 80 वर्ष की थी, इसलिए वो उसको डांटना डपटना भी संभव नहीं हो पा रहा था। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने कहा कि उसे कुछ मालूम नहीं है। ऐसे वक्त में पुलिस मारपीट का सहारा भी नहीं ले सकती, क्योंकि साधु की उम्र काफी बड़ी थी। पुलिस इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस के जवान ठाकुरबाड़ी की तलाशी लेना शुरू कर रहे थे। सारी ठाकुरबाड़ी के सारे छत, कमरों की तलाशी ली गई, लेकिन जवानों ने बहुत कुछ छानबीन की, परंतु उस वृद्ध साधु के अलावा वहां और कोई नहीं था।
इधर हरे काका के भाई भी परेशान हो गए थे, क्योंकि हरे काका को छुड़वाने के लिए उन्होंने पुलिस को पैसे देकर यहाँ पर लाया था। ऊपर से यहाँ पर हरे काका भी नहीं मिल रहे थे, इसलिए वह काफी चिंतित हो गए थे। इधर ठाकुरबाड़ी के कमरों की तलाशी अभी भी जारी थी। जो जो कमरे खुले थे उनकी तलाशी ली जाने लगी और जो जो कमरे बंद थे उनकी चिटकनियां खोलकर उनकी तलाशी शुरू हो। पुलिस इंचार्ज ने देखा कि एक कमरे पर ताला लगा हुआ है। वृद्ध साधु से पूछा तो उसने कहा इस कमरे में अनाज है। जब इसकी चाबी मांगी गई तो उसने कहा कि उसके पास नहीं है। पुलिस की आवाज सुनकर भीतर से किसी ने धक्का देना शुरू कर दिया। पुलिस सावधान हो गए। उन्होंने ताला तोड़कर कमरे का दरवाजा खोला। कमरे के भीतर हरे काका जिस स्थिति में मिले उसे देखकर उनके भाइयों का खून खौल उठा, क्योंकि हरे काका को बहुत मारा पीटा गया था। यहाँ तक कि उनके मुंह पर एक कपड़ा बांधा गया था और कपड़ा ठूंसकर बांध दिया गया था। हरे काका जमीन पर लुढ़कते हुए जैसे तैसे दरवाजे तक आए और पैर से दरवाजे को धक्का लगाया। पुलिस की मदद से काका को बंधन मुक्त किया गया। मुंह से कपड़े निकाले गए और हरे काका ने ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी और साधुओं की काली करतूतों का पर्दाफाश पुलिस के सामने करना शुरू किया। काका ने कहा कि वे साधु नहीं, डाकू, हत्यारे हैं, कसाई हैं। उन्होंने मुझे इस कमरे में बंद किया और वे लोग किसी गुप्त दरवाजे से यहाँ से भाग गए और साथ ही साथ उन्होंने एक कागज पर जबरदस्ती मेरे अंगूठे का निशान भी ले लिया। हरे काका ने देर तक अपने बयान पुलिस के पास दर्ज करवाए और किसी तरह से काका को अब अपने पुलिस की निगरानी में उनके घर तक पहुंचाया गया और काका अब अपने परिवार के साथ रहने लगे। ठाकुरबाड़ी से आने के बाद तीनों भाइयों ने अब काका की सुरक्षा का प्रबंध जोरों शोरों से शुरू कर दिया। वे जानते थे कि महंत इस हार के बाद शांत नहीं बैठेगा, वो और कुछ करने की कोशिश जरूर करेगा। इसलिए काका के भाइयों ने अपने रिश्तेदारों में से सभी सुरमाओं और शक्तिशाली लोगों को अपने घर बुलाया। अब 24 घंटे हथियारबंद व्यक्ति काका की निगरानी करते और हमेशा कोई न कोई भाई उसके साथ 24 घंटे रहता। इधर ठाकुरबाड़ी का दृश्य भी बदल गया। एक से एक खूंखार लोग ठाकुरबाड़ी में आ गए थे। उन्हें देखकर तो गांव के लोग भी डरने लगे। यहाँ तक कि बच्चों ने ठाकुरबाड़ी की तरफ जाना भी बंद कर दिया। अब हरे काका भी एक सीधे साधे और भोले किसान की अपेक्षा चतुर और ज्ञानी हो चले। वह महसूस करने लगे थे कि उनके भाई अचानक उनको जो आदर, सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने लगे हैं, उसकी वजह उन लोगों के साथ उनके सगे भाई का रिश्ता नहीं बल्कि उनकी जायदाद है। अन्यथा वे उनको पूछते तक नहीं। इसी गांव में जायदादहीन भाई को कौन पूछता है। हरे काका को अब सब नजर आने लगा था। महंत की चिकनी चुपड़ी बातों के भीतर की सच्चाई भी अब वे अच्छी तरह से जान चुके थे। ठाकुरबाड़ी के नाम पर तो वह अपना और अपने जैसे साधुओं का पेट पालता है। उसे धर्म और परमार्थ से कोई मतलब नहीं। निजी स्वार्थ के लिए साधु होने और पूजा पाठ करने का वह तो ढोंग करता है। और साधु बने महंत, पुजारी और उनके सहयोगी लोभी, लालच और कुकर्मी हैं और पैसे के लिए, जमीन जायदाद के लिए वे छल बल सबका प्रयोग कर सकते हैं। ये सारी बातें अब हरे काका ने समझ ली थी। अब वे महंत की किसी बात में आने वाले नहीं थे। इसलिए हरे काका ने मने मन तय कर लिया था कि अब वे अपने जीते जी अपनी जायदाद ना अपने भाइयों के नाम लिखेंगे और ना ही किसी अन्य की, क्योंकि उनकी बुढ़ापे की उम्र ने उन्हें ये तो समझा दिया था कि अगर उन्होंने अपनी जमीन भाइयों के नाम कर दी तो दूध में गिरी मक्खी की तरह वे लोग उन्हें घर से निकालकर कहीं बाहर फेंक देंगे और बुढ़ापे का दुख वह अकेले ही उन्हें झेलना पड़ेगा। तो इस प्रकार आज के भाग में हम यही देखेंगे कि किस तरीके से काका का अपहरण हुआ, भाइयों ने किस तरीके से काका को बचाया और इस बचाने के पीछे उनका क्या उद्देश्य है। अब इस पाठ्यांश पर आधारित प्रश्न।
इस भाग पर आधारित प्रश्न अभ्यास हम देखते हैं। प्रश्न 1, अपहरण किसे कहते हैं? इस कहानी में किसने किसका अपहरण किया था और क्यों? प्रश्न 2, तीनों भाइयों की चिंता का क्या कारण था? प्रश्न 3, तीनों भाई ने काका को छुड़ाने के लिए पुलिस की मदद क्यों ली? प्रश्न 4, पुलिस को काका किस हालत में मिले? काका ने महन की क्या शिकायत पुलिस को की? प्रश्न 5, महन की इस हरकत से महन जैसे साधुओं के प्रति हमारी क्या धारणा बनती है? क्या आज भी समाज में ऐसे अपराधी वृत्ति के लोग हैं या नहीं, समझाइए। प्रश्न 6, ठाकुर बाड़ी से आने के बाद काका ने अधिक चतुर और ज्ञानी हो गए थे, ऐसा क्यों कहा गया? विस्तार से समझाइए। आज के इस भाग में बस इतना ही। आगे के भाग में हम देखेंगे कि हरियर काका की इस कहानी का क्या अंत हुआ।